आज हम जानेंगे 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे। साथ में हमारे उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर होंगे। रिग्रेशन इफेक्ट हो गया, मैचुरेशन इफेक्ट हो गया, रेफरेंस पीरियड हो गया, रिट्रोस्पेक्टिव टाइम हो गया, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो गया, रिसर्च सिनॉप्सिस हो गया, रिसर्च पैराडाइम हो गया। तो ये सब भी इसमें कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 2018 के क्वेश्चन किए थे, अब हम 2019 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, ए शिफ्ट इन एटीट्यूड इन रिस्पोंडेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन इज कॉल्ड। तो आंसर तो है हमारा रिग्रेशन इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि रिग्रेशन इफेक्ट क्या होता है, और ये सब जो है भी है रिएक्टिव इफेक्ट है, मैचुरेशन इफेक्ट है, कंडीशनल इफेक्ट है, इन सब की डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका आंसर ये क्यों है ये देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है प्रतिगमन प्रभाव। द रिग्रेशन इफेक्ट को बोलते हैं हिंदी में प्रतिगमन प्रभाव। आल्सो कॉल्ड स्टैटिकल रिग्रेशन भी इसको बोला जाता है, यानी कि मध्य की ओर प्रतिगमन, रिग्रेशन टू द मीन। रिग्रेशन क्या है ये? रिग्रेशन इज द टेंडेंसी फॉर एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो स्कोर टू बिकम क्लोजर टू द एवरेज व्हेन मेजर अगेन। जब हम मेज़र करते हैं किस चीज़ को, जब मान लो किसी के जो क्या है कि एक्सट्रीमली हाई किसी के स्कोर हैं, फिर एक्सट्रीमली लो हो गए स्कोर, तो जो क्लोजर ले आता है एवरेज के। एग्जांपल के तौर पे समझा, मान लो ए स्टूडेंट स्कोर 98 मार्क्स इन वन टेस्ट। एक टेस्ट में एक बच्चे के आए 98 स्कोर। टू बोथ एबिलिटी इट एंड इफ ऑफ लक मान उसका लक भी साथ था और उसकी योग्यता भी थी, दोनों की वजह से उसके नंबर आ गए 98। ठीक है। इन द नेक्स्ट जो टेस्ट हुआ, द स्टूडेंट में स्कोर 90। दूसरे टेस्ट में कितना स्कोर रह गया उसका? 90 रैंक्स मार्क्स। ठीक है। विच इज़ स्टिल गुड बट क्लोजर टू द एवरेज। अच्छे हैं पर वो एवरेज स्टूडेंट मतलब कहाँ माने जाएंगे? मान लो अब हम रिज़ल्ट देखते हैं कि हाँ, जो मान लो सिंपल है कि 50 के आसपास के बच्चे ज़्यादा हैं, जो टॉप पे हैं वो कम होते हैं। नॉर्मली होते हैं ना कि 80 प्लस वाले बच्चे तो 80 तक के बच्चे काफ़ी हैं, 75 प्लस वाले, 95 प्लस वाले बच्चे कम हैं। तो वो क्या है कि वो डाउन होके क्या एवरेज बच्चों में आ गया। ठीक है, उसकी एवरेज आ गया, तो वो होता है विच इज़ स्टिल गुड बट क्लोजर टू द एवरेज, जो क्लोजर टू एवरेज के आ गया। दिस चेंज इज कॉल्ड द रिग्रेशन इफेक्ट। तो इस जो चेंज आता है ये, इसको बोलते हैं रिग्रेशन इफेक्ट। तो इन क्वेश्चन यही था कि जो रिस्पोंडेंट आता है 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन के टाइम, जब दो चीज़ों के बीच में जो एक डिफरेंस आया, कह सकते हैं हम, जो भी आया, तो वो क्या था? रिस्पोंडेंट जो आया तो उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं रिग्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जैसे रिएक्टिव इफेक्ट इन डाटा कलेक्शन। रिएक्टिव इफेक्ट क्या है कि मीन्स दैट पीपल चेंज देयर बिहेवियर बिकॉज दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड और स्टडी। दिस कैन इफेक्ट ऑन एक्यूरेसी ऑफ द डाटा। रिएक्टिव इफेक्ट होता है जब मान लो किसी को पता है कि उस पर ध्यान किया जा रहा है। मान लो कोई स्टूडेंट है, आप क्लास में पढ़ा रहे हो बच्चों को, अगर बच्चों को पता है कि टीचर आप बड़े ध्यान से देख रही है, तो बच्चा क्या करेगा? अच्छे तरीके से रहेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा। अगर उसको पता चल गया कि टीचर का ध्यान कहीं और है, टीचर मस्त है, तो वो इतना ध्यान नहीं देगा। जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी अपना चेंज कर रहे हैं, बिहेवियर या कुछ भी लगा लो, जहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, क्यों? कि हमें कोई ऑब्ज़र्व कर रहा इसलिए। और ये हमारी लाइफ में काफ़ी होता है, जहाँ हमें पता होता है कि हमें कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है, वहाँ हमारा एटीट्यूड कुछ और होता है, और जहाँ हमें पता है हमें कोई नहीं देख रहा, वहाँ हमारा एटीट्यूड कुछ और होता है। उसको बोलते हैं रिएक्टिव इफेक्ट। एग्जाम्पल है जैसे एम्प्लॉय वर्क हार्डर व्हेन दे नो ए रिसर्चर इज़ वॉचिंग दैम। मान लो एम्प्लॉय क्या करेगा? वर्क हार्डर में काफ़ी मेहनत करता दिखाई देगा। कोई भी वर्कर है, अगर कोई भी एम्प्लॉय है, काम कर रहा है कंपनी में, क्योंकि उसे पता है कि जो रिसर्चर है वो उसको देख रहा है, उसको उस पर ध्यान है, तो वो ध्यान अच्छा करेगा। ठीक है। दिस इज़ आल्सो नोन एज द, और इसे इसको हॉथोरन इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग स्टडी एट द हॉथोरन वर्क इन द 1920-1930 में सबसे पहले इसको स्टडी किया गया था हॉथोरन वर्क में। रिसर्चर वर स्टडिंग वेदर चेंज इन वर्कप्लेस कंडीशन such as lighting affect worker productivity. Surprisingly, they found that productivity often improved simply because the worker know that they were being observed, not necessarily because of the change in lighting or other conditions.
ये हो तो जो काम में हुआ था इसमें क्या था कि उन्होंने देखा, उनको लगा कि रिसर्चर था जो, रिसर्चर को लगा कि है जो इतना डेवलप हो रहा है, हमारी कंडीशन अच्छी, जो प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है वो इसके लिए हो रही है कि हमने अच्छी लाइटनिंग लगा रखी है, इसलिए काम कर रहे हैं लोग। लेकिन जब उसने देखा वो तो सरप्राइजली था कि वो इसलिए काम हो रहा है अच्छी तरीके से, प्रोडक्टिविटी क्यों हो रही है अच्छी, क्यों काम इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं वर्कर कि उन्हें कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है, उन पर ध्यान है, तो वो वहाँ पे है। तो इसके लिए इसको होथोरन इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। तो उनको पता चला कि ये चेंज जो आया वो लाइटनिंग और कोई कंडीशन की वजह से नहीं आया, सिर्फ इसलिए आया कि उनको पता है कि उन पे ध्यान दिया जा रहा है, उनको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। और ये नॉर्मली होता है, हम भी जब कुछ काम करते हैं, अगर हमें लगता है कि हमें कोई ध्यान, तो हम वो काम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जब हमें लगता है कि वो कोई हमें देख ही नहीं रहा, आसपास कोई है ही नहीं, कुछ किसी का हमारे पे ध्यान नहीं है, तब हमारा काम करने का तरीका ही चेंज हो जाता है। तो वो होता है ये इफेक्ट, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम रिएक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मैच्योरेशन इफेक्ट। ये क्या है कि इज़ द थ्रेड दैट द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। इंटरनल वैलिडिटी मतलब कि जो मैच्योरिटी अपने आप आए। मान लो मैच्योरेशन इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन पार्टिसिपेंट्स दैट आकर नेचुरली ओवर टाइम। एक टाइम के बाद नेचुरली जो किसी में इफेक्ट दिखे, इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रीटमेंट और एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कि जो नेचुरली आई है, नहीं किसी एक्सपेरिमेंट या किसी की वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से आया, वो नेचुरली उसमें जो इफेक्ट आया, जो चेंज आया। मान लो एग्जाम्पल जैसे हम गेनिंग एक्सपीरियंस, लर्निंग फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट। अब एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस हम कोई ये चीज़ नहीं है कि जो हमें एकदम से ले लें, एक टाइम बीतता है, हम किसी चीज़ में काम कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जाएगा ना, तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तभी तो कहते हैं ना कि जिसको एक्सपीरियंस, जिसके पास आज आप कोई भी बड़ी डिग्री ले लो, लेकिन जिसके पास पुराना एक्सपीरियंस है ना, उसके पास अगर आपसे छोटी डिग्री भी है ना, तो वो ज़्यादा आपके लिए नॉलेज, आपके लिए अच्छा साबित होगा अगर आपको कुछ पूछना है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और वो कब आता है? एक टाइम पीरियड के साथ। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैंने एकदम स्टडी कर ली और मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस हमेशा हम गेन करते हैं एक टाइम पीरियड के बाद। तो ये होता है मैच्योरेशन इफेक्ट, जो एक टाइम, ओवर टाइम, एक टाइम पीरियड बीतता है उसके बाद आता है, ठीक है, और जो हमारी पर्सनैलिटी में हम में दिखता है। मान लो एक रिसर्चर है, रिसर्चर स्टडी द इफेक्ट ऑफ रीडिंग प्रोग्राम ऑन चिल्ड्रन रीडिंग स्किल्स फॉर 6 months. ड्यूरिंग दैट टाइम द चिल्ड्रन नेचुरली मैच्योर एंड इम्प्रूव देयर रीडिंग एबिलिटी एज दे ग्रो. द इम्प्रूवमेंट मे बी ड्यू टू मैच्योरेशन, नॉट जस्ट द रीडिंग प्रोग्राम। कि एक रिसर्चर ने स्टडी प्रोग्राम चलाया, 6 महीने से चल रहा है, लेकिन उनमें जो मेच्योरिटी आई, जो उनकी एबिलिटी आई, वो इस वजह से नहीं आई कि उन्होंने रीडिंग प्रोग्राम चला रखा था। वो एक ऐसा टाइम पीरियड बीता कि 6 महीने जब वो डेली कर रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा उनकी रीडिंग अच्छी हो गई, ठीक है, चाहे वो इतना ध्यान भी ना दे तो भी एक ओवर टाइम के बाद वो चीज़ें आ जाती हैं। अब आप कभी भी लगाना, आप किसी स्कूल में जाएंगे, नए नए एक माहौल में जाते हैं, इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो शुरू में अलग होता है, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद आपको ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है जैसे घर जैसा माहौल बन गया है, तो सब कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, कि एक टाइम के बाद हो जाता है ये, ठीक है, मैच्योरेशन। तो ये होता है मैच्योरेशन इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे कंडीशनिंग इफेक्ट। इट मीन्स दैट कि पार्टिसिपेंट लर्न टू बिकम accustomed to the test or treatment over time. Change in participants respond due to prior testing or repeated measure. मान लो ए रिसर्चर गिव स्टूडेंट द सेम इंटेलिजेंस टेस्ट बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम. Students score higher in the post test because they are familiar, because the training improve their intelligence. कि मान लो कोई काम है, मान लो एक कंडीशनिंग इफेक्ट होता है, जब मान लो कंडीशन, मान लो एक किसी बच्चे को, रिसर्चर ने किसी बच्चे को सेम इंटेलिजेंस टेस्ट दिया बिफोर और आफ्टर ट्रेनिंग, पहले भी दिया और ट्रेनिंग के बाद भी दिया, तो इसलिए उसका इफेक्ट हमें दिखेगा क्योंकि उसने वो पहले कर लिया है चीज़, ठीक है। तो वो होता है कि जब एक चेंज इन पार्टिसिपेंट रिस्पोंडेंट ड्यू टू प्रायर टेस्टिंग, पहली टेस्टिंग की वजह से जो उसमें हमें चेंज दिखे, और रिपीट मेजरमेंट, तभी दिखता है ना कि जो पहले अगर उसने चीज़ कर ली है तो उसके लिए वो ईजी हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, वो उसमें हमें दिखेगा इफेक्ट, पहला किया हुआ इफेक्ट हमें दिखेगा। एक नई चीज़ करनी, लेकिन अगर कोई चीज़ हमने पहले कर ली है उसको हम दोबारा रिपीट करेंगे तो उसमें ओबियसली अच्छा ही होगा, बेस्ट ही करेंगे, ठीक है ना। तो वो होता है कंडीशनिंग इफेक्ट जो दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइम फ्रेम इन विच स्टडी एक्सप्लोर ए सिचुएशन और
और प्रॉब्लम इज़ आल्सो कॉल्ड द, तो एक टाइम फ्रेम, तो उसको बोलते हैं हम रेफरेंस पीरियड। देखते हैं अब क्या रेफरेंस पीरियड क्या होता है। रेफरेंस पीरियड इज़ द टाइम फ्रेम अबाउट विच रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। मान लो जिसको एक इंफॉर्मेशन किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जब पूछी जाती है, मान लो जैसे एग्जांपल है कि पास्ट 7 डेज हाउ मैनी आवर्स डिड यू स्टडी इन द लास्ट 7 डेज, कि आपने पिछले 7 दिनों में कितने घंटे पढ़ाई की, ये सब जब पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो होती है। या फिर हम लास्ट मंथ ये पूछेंगे हाउ मैनी मच डिड योर फैमिली स्पेंड ऑन फूड इन लास्ट इन मंथ्स, कि आपके पिछले महीने में आपका कितना खर्चा हुआ है खाने में। तो इस तरीके से जब हम कोई भी एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है, पास्ट ईयर की, मान लो हाउ यू विजिटेड ए हॉस्पिटल इन द पास्ट 12 मंथ, आपसे पूछा जाए कि हाँ पिछले 12 महीनों से आप कितनी बार हॉस्पिटल में गए हो, ठीक है। तो ये सब जब होता है तो वो होता है एक रेफरेंस पीरियड, जिसमें क्या है कि इन्होंने पूछा कि एक एक्सप्लोर किया जाता है एक सिचुएशन और एक प्रॉब्लम को, तो वो होता है रेफरेंस पीरियड। हमारे पास इसमें एक पॉइंट और था, रिट्रोस्पेक्टिव टाइम। तो वो क्या होता है, रिट्रोस्पेक्टिव टाइम इज़ द पीरियड इन द पास्ट दैट पार्टिसिपेट आस्क्ड टू रिमेंबर, रिकॉल एंड रिपोर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट। अब हमने पीछे पॉइंट पढ़ा था, तो उसमें क्या था रेफरेंस पीरियड में, कि हमसे पूछा जाता है कि आपने कितने टाइम घंटा स्टडी किया, आप बोलो कितना किया, कितने मंथ। लेकिन जो रिट्रोस्पेक्टिव टाइम है, इसमें क्या होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन रिकॉल करनी है कि हाँ मैंने इतने टाइम ये किया है। देखो हमारे जैसे एग्जांपल है कि हाउ मैनी टाइम डिड यू विजिट ए डॉक्टर इन द लास्ट 12 मंथ, कि आप 12 महीनों से आप कितनी बार हॉस्पिटल, आप रिकॉल करोगे, उसको याद करोगे कि हाँ इतनी बार गया, कब हुआ था, मैं क्या नहीं हुआ था। जहाँ पर हेयर द लास्ट 12 मंथ इज़ द रिट्रोस्पेक्टिव टाइम, एक रेफरेंस पीरियड जिसको हम कह, मान लो कि वो है रिट्रोस्पेक्टिव टाइम होता है कि जहाँ पर अब 12 महीनों से आपको पूछे जा रहा है कि पिछले 12 महीनों में आपने क्या किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कौन से हैं। ऑप्शन थे हमारे पास, तो इसमें से जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो है हमारे पास डायमेंशन सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। आगे हम देख लेते हैं कि दोनों क्लियर करा देते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन से आएंगे और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन से आएंगे, उनका छोटा छोटा मीनिंग भी क्लियर करा देती हूँ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, इज ए सैम्पलिंग मेथड इन विच एवरी नंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ ए नॉन और नॉट जीरो चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इज़ डन रैंडमली विच रिड्यूस, मतलब एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कि जीरो, मतलब कि नॉन जीरो होता है चांस, मतलब कि सबको किसी को भी कोई मौका मिल जाए, जिसमें रैंडमली सिलेक्ट कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, इसमें किसी तरीके की बाइसनेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें कोई भी सिलेक्टेड हो सकता है, सिलेक्टेड इज डन रैंडमली, जो डन होगा, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कौन कौन सी है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो मेथड है वो कौन कौन सी हैं। पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होगा, जहाँ पर मेंबर मतलब पॉपुलेशन के हर मेंबर को सेम चांस मिलेगा, इक्वल चांस मिलेगा कि अगर हमें मान लो कोई स्टडी करनी है, हम किसी को भी बीच में से उठा के पूछ सकते हैं। ये नहीं है कि हमें सेलेक्ट करना है कि हम वहाँ से पूछेंगे, उस शहर के बच्चे से पूछेंगे या उस स्कूल के बच्चे से पूछेंगे या किसी गाँव से पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो मिला हमने उससे पूछ लिया, ठीक है। बल्कि जो भी हम रैंडमली किसी को भी ले सकते हैं, ये हमारा कुछ भी सोचा समझा प्लान नहीं होता, इसमें कोई बाइसनेस नहीं होती। सेकंड होता है सिस्टमेटिक, जहाँ पर क्या होता है कि एवरी के यानी कि जहाँ पर हम किसी भी नंबर को हम सोचेंगे कि ये 10th बच्चा लेना है, 9th लेना है, या हम सोचेंगे कि एक 10वां बच्चा ले लिया, फिर 20th ले लिया, फिर 30th ले लिया, 10वां 20वां 30वां, ऐसे किसी भी तरीके से हम अपना एक सिस्टम में बना लेंगे कि हमें इस तरीके से हमें लेना है, ठीक है। सिलेक्टेड ऑफन चूजिंग ए रैंडम स्ट्रेटिफाइड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि एक कोई भी हम जब हम पॉइंट बना लेंगे, मान लो हमें लिया है कि हमें 5वां बच्चा लेना है, फिर हमें लेना है 10वां बच्चा, एक हम स्टार्टिंग पॉइंट्स चुनेंगे। मान लो हमें किसी स्कूल में गए, हम सोचेंगे कि इस क्लास में टोटल 20 बच्चे, हम सोचेंगे हम पहला लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम 5वां लेंगे, फिर हम लेंगे 10वां लेंगे, फिर हम लेंगे 15वां लेंगे, कि हम 5 बच्चों के रोल नंबर के अकॉर्डिंग गैप करेंगे। किसी भी तरीके से हम जैसे भी हम बनाना चाहें एक सिस्टम वे में लेंगे, ठीक है। तो वो होता है
और स्ट्रेटिफाई रैंडम सैम्पलिंग होता है कि द पॉपुलेशन इज़ डिवाइड इनटू स्ट्राटा, जिसमें हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं लाइक पॉपुलेशन को, जो भी हमारा सैंपल होता है मतलब उसको रैंडम सैंपल आर टेकन फ्रॉम ई स्ट्राटा, और हर किसी में रैंडम सैम्पलिंग कर फिर उस ग्रुप में से हम किसी को भी रैंडमली ले सकते हैं। पहले हम उसको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं कि हाँ मान लो हमें कहीं जाना है, मान लो हमें किसी स्कूल पे करनी है, तो हम मान लें वहाँ 4 ग्रुप बना देंगे, ए ग्रुप बना दिया, बी ग्रुप बना दिया, सी ग्रुप बना, डी ग्रुप बना दिया। फिर हमें होता है कि हम उसमें से इतने बच्चे उठाएंगे, ए में से 5 उठाए, बी में से 5 उठाए, इस तरीके से। तो जहाँ पर हमें स्ट्रेटिफाई सैम्पलिंग हो जाएगी। स्ट्राटा होता है ग्रुप, ठीक है, स्ट्राटे का मतलब होता है ग्रुप बनाना। क्लस्टर सैम्पलिंग होता है फिर डिवाइड पॉपुलेशन टू क्लस्टर, जहाँ पे हम क्लस्टर को हिंदी में बोल देते हैं गुंचा, हम क्लस्टर बना देते हैं। रैंडमली सिलेक्ट सम क्लस्टर एंड स्टडी ऑल द रैंडमली चूजन मेंबर। फिर क्या होता है, क्लस्टर में से हम क्या रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर होता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें क्या है कि सैम्पल सिलेक्ट 2 और मोर स्टेजेस पे। मान लो जैसे क्या है कि हमने अलग अलग स्टेजेस मल्टी स्टेजेस में हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो हो गया इंडिया, मान रैंडमली सिलेक्ट कर लिया हमने कोई स्टेट, ठीक है। फिर रैंडमली सिलेक्ट हमने कोई भी उठा लिया डिस्ट्रिक्ट। फिर रैंडमली सिलेक्ट कर लिया हमने कोई भी स्कूल कि हम इस स्टेट का उठाएंगे, इस डिस्ट्रिक्ट का उठाएंगे। फिर रैंडमली सिलेक्ट किया हमने कोई भी स्कूल, फिर हमने उसमें स्टूडेंट कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, तो इस तरीके से, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, जहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट नहीं होता, ठीक है, जहाँ पर हम एक सोच समझ कर सिलेक्ट करते हैं कि हमें किसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो होता है रैंडमली होता है, जहाँ हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे हम ग्रुप्स बना के करें, कैसे भी करें। इन विच नॉट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल एंड चांस ऑफ बीइंग सेलेक्ट, कि इसमें सबको चांस नहीं मिलता, ठीक है। एक सोचते हैं समझते हैं अपने कन्वीनियंस के, जैसे पहला ही हमारा पॉइंट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसमें क्या होता है कि सिलेक्टिव पीपल हु आर ईजिएस्ट टू रीच, उसमें क्या करते हैं हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी को चुन लेते हैं, ठीक है, कि हमें जो सही लगा, जहाँ तक हम ईजी से पूछ सकते हैं। मान लो किसी ने हमें कहा कि आप रिसर्च करके आओ या आपका सैंपल लो, किसी कॉलेज के बच्चों से पूछताछ करनी है किस चीज़ के बारे में, ड्रग्स के बारे में लगा लो, आप वहाँ की टीचिंग के बारे में, किसी के बारे में करनी है, तो हम क्या करेंगे कि आप 100 बच्चों का ब्यूल लेके आओ। तो हम क्या करेंगे, पास जाएंगे, वहाँ गेट के पास या ऐसे ही बैठ जाएंगे आराम से। जो स्टार्टिंग में 100 बच्चे मिलते रहे, हम आराम से बैठे, हमने शुरू के 100 बच्चे, कोई भी आता रहा हम उससे पूछते रहे, हमने अपना डाटा कलेक्ट कर लिया है कि हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जहाँ हमें ईजी लगेगा, जहाँ हमें सही लगेगा, हम उसके अकॉर्डिंग अपना सैंपल इकट्ठा कर लेंगे। कि इसमें यह नहीं होता कि किसी को भी रैंडमली हम सोच लेते हैं कि हम तो यहीं बैठे हैं, यहीं जो आएगा कर लेंगे, ठीक है। एक होता है सेकेंड पर्पज कि जजमेंटल से, इसको सैम्पलिंग भी बोलते हैं, और इसको डायमेंशनल सैम्पलिंग बोलते हैं, अलग अलग नाम से कई बार पूछा जाता है, तीनों ये एक ही हैं, ठीक है। सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन द रिसर्च जजमेंट, ये होता है कि रिसर्चर की जजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। थर्ड होता है कोटा सैम्पलिंग, सिलेक्टिंग पार्टिसिपेट अंटिल ए फिक्स कोटा फॉर ईच ग्रुप इज रीच, ठीक है, हर ग्रुप तक पहुंचने के लिए कि फिक्स्ड उनका कोटा अपना बना लेते हैं वो हर पार्टिसिपेंट तक पहुंचने के लिए। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स रेफर अदर पार्टिसिपेंट यूजफुल फॉर हार्ड टू रीच पॉपुलेशन, कि ये क्या होता है, एक स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है जहाँ पर हमें पहुंचना मुश्किल होता है, वो क्या होता है पार्टिसिपेंट ही खुद हमें उस तक पहुँचाता है। जैसे मान लो हमें किसी भी ड्रग्स पे करना है, हमें कोई सैंपल इकट्ठा करना है कि हमारे स्टेट में या किसी में ड्रग्स फैल रहा है, कुछ भी गलत चीज़ें फैल रही हैं, तो क्या करेंगे हम जानते हैं, मान लो किसी 2 बच्चों को हम जानते हैं, 2 लोगों को जानते हैं, तो हम उनके पास जाएंगे, वो 2 लोग आगे बताएंगे, हम वो हमें 4 लोगों तक पहुंचाएंगे कि वो बताएंगे हाँ वो भी ऐसे ड्रग्स को लेता है या फिर वो भी ये काम करता है, तो आगे 4 तक पहुँचे, कि जब पार्टिसिपेंट ही हमें आगे से आगे तक पहुँचाए, तो वो होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च इज कंडक्ट इज कॉल्ड रिसर्च डिज़ाइन। तो आंसर है हमारा इसका बी, रिसर्च डिज़ाइन में कंडक्ट होता है। तो अब देखते हैं रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। द रिसर्च डिज़ाइन इज़ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क विद इन विच रिसर्च इज़ कंडक्टेड, जिसमें रिसर्च कंडक्ट होती है उसको हम बोलते हैं रिसर्च डिज़ाइन। इट सर्व्स एज ए ब्लूप्रिंट और प्लान फॉर कलेक्टिंग, मेजरिंग एंड एनालाइज डाटा, जो कि एक ब्लूप्रिंट होता है, एक प्लान करने के लिए कलेक्टिंग करते हैं, हम प्लान करते हैं कलेक्ट करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए, डाटा को मेज़र करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए, वो होता है रिसर्च डिज़ाइन। और जो ये डेफिनेशन दी गई थी रिसर्च मेथोलॉजी द्वारा दी गई थी। एग्जाम्पल है जैसे इफेक्ट ऑफ स्मार्ट क्लासरूम टीचिंग एंड स्टूडेंट एकेडमिक अचीवमेंट,
कि देखना है कि स्मार्ट रूम क्लासरूम का जो अफेक्ट है वो एकेडमिक अचीवमेंट पे क्या पड़ा, ठीक है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओवर का हमारा क्लासरूम हो गया टीचिंग, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, स्टूडेंट की एकेडमिक जो भी अचीवमेंट है। सैम्पल क्या हो गया कि हमारे पास हैं 10th क्लास के 60 स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे उसको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। 30 स्टूडेंट को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल देंगे और 30 स्टूडेंट को हम कर देंगे कंट्रोल ग्रुप में, ठीक है। तो फिर हमारी प्रोसेस क्या चलेगी कि तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैं वो यूजिंग करेंगे क्लासरूम में, मतलब कि स्मार्ट क्लासरूम के साथ उनको पढ़ाया जाएगा। जो कंट्रोल ग्रुप में रखे थे हमने वो उसको क्या ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया जाएगा। फॉर 8 मान लो 8 हफ्ते रख लिए कि 8 हफ्ते तक इनको पढ़ाया जाएगा स्मार्ट क्लासरूम में और कंट्रोल ग्रुप वालों को पढ़ाया जाएगा ट्रेडिशनल वे में। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखेंगे हम डाटा कलेक्शन करेंगे जब, तो प्री टेस्ट देखेंगे पोस्ट टेस्ट कि पहले उनमें क्या डिफरेंस था और बाद में फिर जो आया रिजल्ट उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों देखे जाएंगे। स्कोर एनालाइज करा जाएगा कि कंपेयर द पोस्ट टेस्ट स्कोर ऑफ टू, दोनों के फिर क्या है जो बाद में दोनों का टेस्ट दिया गया। फिर हम देखेंगे कि बेस्ट किसका रिजल्ट आया, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल वे से पढ़ाना ज़्यादा बेस्ट है या फिर जो स्मार्ट क्लासरूम से पढ़ाया वो। तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। दिस कंप्लीट प्लान जो ये सारा कंप्लीट प्लान हुआ, हाउ द स्टडी विल बी, किस तरीके से स्टडी कंडक्ट कराई गई, कि कैसे स्टडी हम कंडक्ट करेंगे, हु विल पार्टिसिपेट, कौन पार्टिसिपेट करेगा, व्हाट डाटा विल बी कलेक्टेड, क्या डाटा कलेक्ट करेंगे, या हाउ इट विल बी एनालाइज, क्या एनालाइज करेंगे। तो ये सब क्या होता है रिसर्च डिज़ाइन। जब हम अपने रिसर्च करने के लिए जो डिज़ाइन करते हैं, जो प्लान करते हैं, उसको बोलते हैं रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है रिसर्च सिनॉप्सिस, हिंदी में बोलते हैं शोध सारांश। ये सारांश क्या होता है, इज़ यूज टू बी फोर बिगिनिंग स्टडी टू सिक्योर ऑफिस प्रोजेक्ट अप्रूव गाइड द रिसर्च डायरेक्शन सेव एवेल्यूएट टाइम इट फंक्शन एज ए ब्रीफ ब्लूप्रिंट आउटिंग योर गोल बिफोर यू राइट ए फुल थीसिस। की कंप्लीट थीसिस लिखने से पहले जो एक आउटलाइन है आप कह सकते हो, उससे पहले जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है वो होता है रिसर्च सिनॉप्सिस। यानी कि ग्रीक वर्ड में जैसे सन का मतलब होता है इसमें टुगेदर और ऑप्सिस का मतलब होता है सीइंग, मीन्स ब्रीफ समरी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की एक छोटी समरी, ठीक है। ए रिसर्च सिनॉप्सिस इज ए आउटलाइन ऑफ ए प्रपोज स्टडी, मान लो टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 3 to 10 पेज, 3 से 10 पेजेस तक की। इट एक्ट एज ए ब्लू प्रिंट दैट डिटेल योर रिसर्च प्रॉब्लम, जिसमें क्या होता है कि एक ब्लू प्रिंट तैयार होता है कि जिसमें आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को डिटेल किया जाए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको करने के उद्देश्य क्या, आपकी मेथोलॉजी क्या है, आपके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं। इट इज़ जनरली सबमिटेड टू अकेडमिक कमेटी, इसको फिर सबमिट किया जाता है अकेडमिक कमेटीज़ को और सुपरवाइजर्स को फॉर अप्रूवल बिफोर फॉर्मल रिसर्च बिगिंस, कि फॉर्मल रिसर्च बिगिन शुरू करने से पहले ये आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करनी पड़ती है ताकि ये पता चले कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपकी मेथोलॉजी क्या है, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, उसकी डिटेल के बारे में, ठीक है। और स्टेप्स क्या होते हैं सिनॉप्सिस के, फर्स्ट है टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, फिर इंट्रोडक्शन, फिर होता है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, फिर ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च मेथोलॉजी, ओरिएंटेशन, डेफिनेशन, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथोलॉजी, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, रेफरेंस एंड बायोबिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो ये सब होते हैं इसके स्टेप्स। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट था रिसर्च पैराडाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान प्रतिमान। A research paradigm is a set of beliefs, assumptions, and methods that guide and research process. It determines what is studied, how data is collected, and how results are interpreted. Main research paradigm. Research paradigm क्या है, जो एक सेट है आपके विश्वास बिलीव्स का, आपके इंजप्शंस का, आपके मेथड्स का, जो गाइड करती है एक सर्च प्रोसेस को, जिसमें क्या होता है कि ये डिटरमाइन क्या करती है कि आप क्या स्टडी करोगे, हाउ डाटा क्या कलेक्ट किया है, या फिर हाउ रिजल्ट इंटरप्रेटेड, ये सब होता है। जिसमें पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म है। पॉजिटिविज्म क्या है, प्रत्यक्षवाद, जिसमें आप क्या करते हो कि यूज़ ऑब्जेक्टिव मेजरेबल डाटा, मेनली जिसमें आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि जो भी क्वांटिटेटिव डाटा आप कलेक्ट करोगे रिसर्च करोगे वो आता है पॉजिटिविज्म में। और इंटरप्रेटिविज्म क्या आता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्याख्यावाद या कॉन्स्ट्रक्टिविज्म भी बोल सकते हैं, रचनावाद। तो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग पीपल एक्सपीरियंस एंड मीनिंग, मेनली क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें क्या होगा, जो भी मतलब कि हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, जो भी लोगों के एक्सपीरियंस या मीनिंग इन सब के बारे में जहाँ पे बात होगी, ठीक है, रिसर्च होगी। और थर्ड होता है इसमें प्रैग्मेटिज्म,
ठीक है। प्रैक्टिसिज्म में क्या होता है, जहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों का होगा, ठीक है। वो रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा, मिक्स मेथड यूज़ होगा, क्वालिटेटिव यूज़ करना है, क्वांटिटेटिव यूज़ करना है, प्रैग्मेटिज्म में दोनों होते हैं। फिर होती है क्रिटिकल थ्योरी। इसका क्या है कि एम्स टू आइडेंटिफाई एंड चेंज सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड जस्टिस। जिसका एम होता है कि आइडेंटिफाई करना, कोई भी सोशल चेंज लाना, जो भी इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं, जो भी सब कुछ ये आ जाएगा इसमें सोशल चेंज में, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म क्या हो गया, जिसमें फैक्ट्स और नंबर आएंगे यानी कि क्वांटिटेटिव। इंटरप्रिटिज्म में क्या आ गया, मीनिंग एंड एक्सपीरियंस यानी कि क्वालिटेटिव। प्रैग्मेटिज्म में क्या आ गया, व्हाट वर्क बेस्ट, जो भी हमें अपने अनुसार सही लगेगा हम उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ करें, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करें, जो भी हमें, ठीक है। क्रिटिकल थ्योरी क्या आ गया, जिसमें सोशल चेंज की बात है, ठीक है। नेक्स्ट में एक पॉइंट हो रहा है रिसर्च हाइपोथेसिस। ए रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ क्लियर स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रेडिक्शन इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जहाँ दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखने के लिए एक हाइपोथेसिस, एक प्रेडिक्शन की जाती है कि ऐसा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे हाइपोथेसिस की है कि स्टूडेंट हु स्टडी फॉर मोर हार्ट्स विल स्कोर हायर मार्क्स इन एग्ज़ाम के। अगर कोई बच्चा ज़्यादा घंटे स्टडी करेगा तो उसके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, स्टडी आवर्स हो गए कि कितने घंटे वो पढ़ेगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो गए, जो दिखेगा हमें एग्ज़ाम मार्क्स, ठीक है। हमें एग्ज़ाम में मार्क्स देखने हैं कि वो इम्प्रूव होंगे नहीं, ठीक है। लेकिन ये हमारी एक प्रेडिक्शन है, एक हाइपोथेसिस है कि हाँ अगर वो ज़्यादा पढ़ेगा तो उसके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट के, कौन सा एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर तो है इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट। सब देख लेते हैं सब टेस्ट के बारे में। पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है। मेजर पर्सनल बेस्ट पॉसिबल एबिलिटी व्हेन दे ट्राई देयर हार्डेस्ट अंडर टेस्ट कंडीशन। यानी कि जब मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट मेजर हाउ वेल ए पर्सन कैन परफॉर्म व्हेन दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, कि जब वो अपना बेस्ट ट्राई करता है, ठीक है, तो भी उस समय हम जो उसको मेज़र करते हैं कि उसकी परफॉर्म कैसी है, जब वो परफॉर्म करता है अपना बेस्ट देकर, ठीक है, वो होता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। अपनी परफॉर्मेंस में वो अपना बेस्ट लगा देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल होते हैं इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, रीजनिंग टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं पहले एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। मेजर ए पर्सनस पोटेंशियल टू एक्वायर न्यू स्किल्स और सक्सीड इन ए पार्टिकुलर फील्ड, की कोई जो हम मेजर करते हैं किसी व्यक्ति की पोटेंशियल, कि उसमें कितनी पोटेंशियल है, कितनी वो न्यू स्किल्स को या पार्टिकुलर जो फील्ड में वो कर रहा है तो उसमें कितनी पोटेंशियल है, उसकी पोटेंशियल्स को हमें मेज़र करना है। मान लो इसमें सब एग्जांपल्स आएंगे, जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, स्पेटियल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट हो गया। मान लो ए चाइल्ड लर्न टू सोल्व मैथ प्रॉब्लम वेरी क्विकली, न्यूमेरिकल टेस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। ये सब एप्टीट्यूड टेस्ट के पार्ट हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है मतलब जो एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, जैसे तो जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, मान लो ये एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे एग्जाम्पल से ये समझ में आ जाएगा। मान लो कोई बच्चा है जो मैथ प्रॉब्लम को बहुत ही ईजी से क्विकली कर देता है, तो आप उसको क्या कहोगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में होगा टेस्ट, ठीक है, जब मतलब बच्चा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है बहुत जल्दी से। और सेकंड है जैसे मान लो वर्बल एप्टीट्यूड क्या होगा, जिसमें क्या है कि एक स्टूडेंट ईजिली लर्न ए न्यू लैंग्वेज, बहुत आसानी से वो लैंग्वेज आसानी से सीख जाता है। मान लो मैकेनिकल एप्टीट्यूड क्या होगा कि ए मैकेनिकल क्विकली अंडरस्टैंड हाउ एन इंजन वर्क, कि किस तरीके से इंजन काम करेगा वो जल्दी सीख जाता है, तो वो उसके होता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड। और हो गया एन आर्किटेक्ट ईजिली विजुअलाइज बिल्डिंग डिज़ाइन, आसानी से विजुअलाइज कर लेता है, तो वो होता है स्पेटियल एप्टीट्यूड। ए चेस प्लेयर सोल्व कॉम्प्लेक्स पजल एफिशिएंटली, ये होता है लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो ए म्यूजिशियन क्विकली लर्न टू प्ले ए न्यू इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल एप्टीट्यूड। तो ये सब में अपनी अपनी अलग अलग योग्यता होती है, बच्चों में अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, कह सकते हैं हम, ठीक है। तो वो होता है सेकेंड में जो पॉइंट था हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट आर द साइकोलॉजिकल टेस्ट इज यूज टू मेजर ए पर्सन के, जिसमें क्या करते हैं कि व्यक्ति के ट्रेड्स को, बिहेवियर को, एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड पैटर्न ऑफ थिंकिंग को टेस्ट किया जाता है। इसके हैं ऑब्जेक्टिव और पर्सनैलिटी टेस्ट भी फिक्स क्वेश्चन, जिसमें मान लें ऑब्जेक्टिव तो पर्सनैलिटी टेस्ट के क्या हैं कि जिसमें फिक्स क्वेश्चन किए जाते हैं, तो येस और नो में आंसर आएगा, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या आएगा,
यूज़ एम्बिग्यूस पिक्चर्स एंड स्टूडेंट टू रिवील अनकॉन्शियस थॉट एंड फीलिंग। बच्चों को कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, ठीक है, अनक्लियर सी पिक्चरें कुछ भी क्लियर दिखाई जाती हैं, तो बच्चा वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते, उसको कोई स्टोरी बनाता है, उसके बारे में अपनी थिंकिंग बताता है, जिससे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। एक इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इंटरेस्ट टेस्ट। मेजर ए पर्सनस लाइक्स डिसलाइक प्रेफरेंस एंड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑक्यूपेशन और सब्जेक्ट। इट हेल्प्स इन कैरियर गाइडेंस एंड एजुकेशन प्लानिंग, कि जिसमें मेज़र की जाती है एक व्यक्ति की लाइक्स, उसके डिसलाइक क्या है, प्रेफरेंस क्या है, और डिफरेंट एक्टिविटीज़, उसके अलग अलग ऑक्यूपेशंस, उसके सब्जेक्ट्स, जो कि उसके कैरियर गाइडेंस और एजुकेशन प्लानिंग में हेल्प करती है जानने में, ठीक है। अब पीछे हमने पढ़ा था एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये है एटीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड में क्या आएगा, एटीट्यूड टेस्ट मेजर ए पर्सनस बिलीफ, ओपिनियंस, फीलिंग्स और एटीट्यूड टवर्ड्स ए पर्सन, ऑब्जेक्ट, इशू और सिचुएशन, कि एक व्यक्ति का कैसा एटीट्यूड, जिसमें एटीट्यूड उसका मेज़र किया जाता है, माने कि उसके विश्वास, उसके ओपिनियंस, उसके फीलिंग, और कैसा उसका एटीट्यूड रहता है एक पर्सन, ऑब्जेक्ट और इशू, किसी भी स्थिति में किस तरीके का रहता है वो। एग्जाम्पल है, मान लो एक क्वेश्चन है दैट मेजर स्टूडेंट का एटीट्यूड टवर्ड्स ऑनलाइन लर्निंग और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, कि एक व्यक्ति बच्चे का कैसा एटीट्यूड है एक ऑनलाइन लर्निंग में और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में। नोट्स अच्छे लगे तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।